लोग शहीद आज़म भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि छात्रों युवाओं को राजनीति में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करिएगा तो फिर कौन करेगा? फिर राजनीति तो ये सब जो कैंडिडेट पैसा पर टिकट खरीद के आ रहे हैं, तब तो यही लोग राजनीति करेंगे। कोई भी आएगा, पैसा देगा, टिकट लेगा, जीत जाएगा, अडानी का वकालत करेगा, अडानी को ज़मीनें दिलवा देगा। और भागलपुर के पीरपैंती में अडानी को 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में देती है। तो इसलिए सरकार की जो प्राथमिकताएँ हैं वो अलग अलग हैं। गरीबों के लिए उनकी प्राथमिकता नहीं है। इनको सिर्फ वो 4-5 किलो राशन दे करके, किसी महिला को चुनाव से पहले 10,000 रुपया दे करके, किसी को कुछ दे करके खुश रखना चाहते हैं। और सारा संपत्ति, सारा जल जंगल ज़मीन, सब खेत, सब अडानी अंबानियों के हवाले कर देना चाहिए कि सरकार सबको 3 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल बसने का ज़मीन दे। लेकिन सरकार ने क्या कहा? उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए आवास। आप गए होंगे तो 75% लोगों का ज़रूरत होगा आवास। आप अभी भी चल जाइए तो मुसलमान समाज के लोग कहेंगे कि कौन नेता ठीक नहीं कर। हमने के भसुर, देवर, ससुर एक ही रूम में रहते नहीं है। तो ये दिक्कत है उनका। एक ही घर में, जी, एक ही घर में एक बेटा और एक बहू नैहर मायके जाती है, तब एक बहू वापस आती है। शहर में एक बहुत छोटी सी महादलित मुसहर समाज की कम है, वहाँ उनके रहने का घर नहीं। हमने सरकार से मांग किया कि सबको ज़मीन दिया जाए ताकि इनका घर बन सके। वही बात मैंने सिलकुट मोहल्ला के लिए भी किया और वो डोम समाज के लोग भी किया। वो डोम समाज के लोग हमारे यहाँ भी रहते हैं, बस मेरे बगल में। उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध किया गया। इसके पहले रसोईया बहनों को 1650 रुपये दिया गया। आशा वर्करों को कुछ नहीं दिया गया। जीविका दीदियों को रोड पर घुमाया गया। आप सर एक और चीज़ आपको कहा जाता है कि आप जातिगत राजनीति पहुँच जाना चाहते हैं। एक बात, अब वहाँ समाज होता है या आपको जहाँ वोट बैंक दिखाई देता है वहीं पे जाते हैं। ऐसे कम्युनिस्ट आदमी हो, शुरू से इसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हो, तो हम लोग वर्गीय आधार पर समाज का विश्लेषण करते हैं। तो हमारे विरोधी हमारे काम पर सवाल नहीं उठा सकते। हमारा विरोधी हमारी आलोचना नहीं कर सकता कि क्षेत्र में नहीं रहते हैं, सुख दुख में नहीं जाते हैं। एक चीज़ और है, आप पे आरोप लग रहा है कि आपको बेसिक जानकारी नहीं है साम्यवाद और समाजवाद। कहते हैं कि आप हम समाजवादी हैं। हाँ, समाजवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं संत पीजे आपके साथ अभी डुमरांव विधानसभा के क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ के जो इलेक्टेड पर्सन हैं हमारे अजित कुशवाहा जी हैं, जो कि आप देख रहे होंगे, कैमरा में दिखाई दे रहे होंगे। आज इस व्यस्तता के समय में भी हमको समय देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक, बढ़िया। तब क्या चल रहा है, प्रतिक्रिया क्या आ रही है? क्षेत्र में घूम रहे हैं, चुनाव है, तैयारी जोर शोर से है। जनता हमारे साथ खड़ी है और एक बार फिर लोग कह रहे हैं कि पिछले बार से भी बड़ी ताकत के साथ जीत हासिल करेंगे। आपके प्रतिद्वंदी या बात सुने होंगे, क्या बोले बताइए। बड़ी आजकल अफडेविट पे बात, जुबानी सुनते हैं हम। बड़ी आजकल अफडेविट पे बात चल रहा है। अफडेविट नहीं कहेंगे, हाफ डेविट कहेंगे हम इससे। क्या कहेंगे? तो वकील हैं तो अफडेविट का ही बात करेंगे। दिन भर वकील। इस पर हम चूंकि बोले कि आजकल बड़ी अफडेविट खत्म हो गया है, हाफ डेविट उसको कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आपको भरने नहीं आ रहा है, उस पर क्या कहिए? वो तो आपका पढ़ाई भी फर्जी है, कहीं से डिग्री ले लिया है। आप तो मुझे कितने दिनों से जानते हैं? हम तो आपको लग रहा है कि 5 सालों से जान रहे हैं। जानते हैं ना? तो फिर तो आप ही उनको बता देते कि मेरा डिग्री फर्जी है कि क्या है। वो तो यहाँ के लोग बताएंगे। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में मेरा डिग्री अभी भी है। नोटिफिकेशंस होंगे, वो वकील हैं। बोल दीजिए कि जाके चेक करवा लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आरटीआई क्या डालना है, मैं तो वीसी को फ़ोन कर दूंगा, वो दिखा देंगे। अगर वो जाना चाहेंगे मुझे बोल दें, मैं वहाँ वीसी को, रजिस्ट्रार को, किसी को बोल दूंगा, वो मेरा दिखा देंगे। तब सरकार बन रही है। हाँ बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार। मिजाज है लोगों का, मैं तो देख रहा हूँ। मिजाज है? हाँ। तब और सब का हाल चाल है बताइए थोड़ा। हाल चाल सब ठीक है। कहा जा रहा है सर, हाँ, नक्सलवाद पे आपका बड़ा आरोप लग रहा है कि हम तो भाई सैनिकों के घर से आ रहे हैं। हाँ। और जब मैं उनका बैकग्राउंड चेक करता हूँ तो बिहार की राजनीति उसी पर टिकी हुई है जिस पे हम कहेंगे परिवारवाद। और मैं जब उनका बैकग्राउंड देखता हूँ तो कहीं ना कहीं वही परिवारवाद से ग्रसित व्यक्ति हैं, फिर भी उस पर बोलते हैं, फिर भी दिखाई देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या कहिएगा? उनको मालूम नहीं है कि हमारे दादाजी आर्मी में थे और मेरे पिताजी भी CISF में थे। तो इसलिए वो इस विषय पर हमसे क्या ही सवाल पूछ सकते हैं। उनको ज्ञान और जानकारी का अभाव है। उनको अभी देश के इतिहास को, साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत है, तब उनको समझ में आएगा
कि देश में क्या क्या मुद्दे हैं, तमाम जगहों पर किन किन विषयों पर बहसें हैं, बातचीत है, उनको अभी इस बात की जानकारी नहीं है। सर एक चीज़ हम जोर देके पूछना चाहेंगे, मजाकिया बात में नहीं। आपको अक्सर मैंने देखा है, जब से हमने आपसे परिचय हुआ है या जब से आपको जानते हैं, तब से हमने देखा है कि आप तमाम वंचित, शोषित, दलित, महादलित, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन सब चीज़ों पे बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप ही का एक क्षेत्र है और इसी डुमरांव में है एक सिलकुटवा समाज आता है, डोम समाज आता है, और नया भोजपुर में यदि चले जाइएगा आप तो वहाँ पे भी डोम समाज आते हैं, दलित समाज आते हैं, चमार समाज आता है। हालांकि मैं जाति का नाम लेकर के बोल रहा हूँ, इसको क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये सब जातियाँ आती हैं जो आज भी शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से इन सब चीज़ों पे पिछड़ी हुई हैं। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर के आपने क्या किया है इन सब जातियों के लिए, यहाँ ये स्थानों पे क्या किया है? देखिए, ये राजनीतिक उपेक्षाओं के शिकार रहे हैं तमाम लोग। पिछले 20 वर्षों से सरकार ने सिर्फ इनके नाम पर वोट लिया, लेकिन इनके लिए किया कुछ नहीं। हमने पिछले 5 वर्षों में इनको राजनीति का मुद्दा बनाया ताकि इसका समाधान हो सके। आप समझ लीजिए, वहाँ तो दूर आप चले जाइए, डुमरांव शहर में एक बहुत छोटी सी महादलित मुसहर समाज की कम हाँ, मुसहर समाज, वहाँ उनके रहने का घर नहीं है। हमने सरकार से मांग किया कि सबको ज़मीन दिया जाए ताकि इनका घर बन सके। वही बात मैंने सिलकुट मोहल्ला के लिए भी किया और वो डोम समाज के लोग भी किया। वो डोम समाज के लोग हमारे यहाँ भी रहते हैं, बस मेरे बगल में, उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है। और इस सवाल मैंने इसलिए लिया कि क्योंकि सिलकुटवा समाज के पास मैंने रिपोर्टिंग किया। नहीं, आपने पूछा कि आपने क्या किया, इसलिए मुझे लगता है कि ये बात बताना आपको ज़रूरी है कि आपको मैं बताऊँ कि हमने क्या किया। हमने असेंबली में इसको लेकर के हमने क्वेश्चन किए कि सरकार सबको 3 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल बसने का ज़मीन दे, लेकिन सरकार ने क्या कहा? उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए आवास। आप गए होंगे तो 75% लोगों का ज़रूरत होगा आवास। आप अभी भी चल जाइए तो मुसहर समाज के लोग कहेंगे कि कौन नेता ठेकने का सुन, हमने के भसुर, देवर, ससुर एक के रूम में रहता नहीं है। तो ये दिक्कत है उनका। एक ही घर में, जी, एक ही घर में एक बेटा और एक बहू नैहर मायके जाती है, तब एक बहू वापस आती है। ये स्थिति है उन घरों की। इसके लिए हम तो बहुत नज़दीक से घरों में बैठ करके पानी पी करके हमने देखा है, तो हम असेंबली में इसके लिए लड़ते रहे, इसलिए हम बोलते भी हैं सब जगह इसको। लेकिन सरकार इनको 3 डिसमिल ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि हमारे पास ज़मीन ही नहीं, और यही सरकार भागलपुर के पीरपैंती में अडानी को 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में देती है। तो इसलिए सरकार की जो प्राथमिकताएँ हैं वो अलग अलग हैं। गरीबों के लिए उनकी प्राथमिकता नहीं है। इनको सिर्फ वो 4-5 किलो राशन दे करके, किसी महिला को चुनाव से पहले 10,000 रुपया दे करके, किसी को कुछ दे करके खुश रखना चाहते हैं। और सारा संपत्ति, सारा जल जंगल, ज़मीन, सब खेत, सब अडानी अंबानियों के हवाले कर देना चाहिए। इसलिए सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं है। और निश्चित तौर पर आपकी चिंता जायज़ है, हम इनके लिए हमेशा खड़े रहे। ये सब मैक्सिमम लोग सरकारी ज़मीनों पर बसे हुए हैं। पर आप जानते हैं कि कोई भी हाई कोर्ट चला जाता है और इनके घर पे बुलडोजर लेके चला आता है। मैं आपसे गारंटी, अक्सर देखा जाता है कि शराबबंदी में इनको, बिल्कुल मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गरीब दलित का घर हमने टूटने नहीं दिया। नया भोजपुर में महादलित मोहल्ले में उनको तोड़ने की कोशिश हुई। पुराना भोजपुर में बिन समाज के लोग बसे हुए हैं, उनको तोड़ने की कोशिश हुई। नेनुआ गांव में दलित महादलित परिवार के लोग बसे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि मेरे क्षेत्र के बाहर रजडीहा गांव है, वहाँ तोड़ने की कोशिश हुई। हमारे यहाँ बाबूगंज इंग्लिश में हरोजा गांव में दलित महादलित परिवार है, उनको तोड़ने की कोशिश हुई। नवानगर में कई सारे जगहों पे, और हर जगह हम लोग मजबूती के साथ खड़ा रहे। और यहाँ अधिकारियों को 5 वर्षों में अब पता चल गया है कि जैसे ही बुलडोजर लेकर के जाएंगे, सबसे पहला सामना हमारा यहाँ के विधायक से होगा। तो ये हम लोगों ने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर हम सरकार में आएंगे तो आपसे मैं एक बात का गारंटी दावा करूँगा कि हमारी ये जिम्मेदारी और प्राथमिकताओं में होगा कि सबको हम रहने का घर देंगे। एक चीज़ और सर, जैसे आपने ज़मीन की बात की, रोजगार की बात की, तो हमारे यहाँ नवानगर है साइड में, वहाँ आपको शायद पता होगा कि एक फैक्ट्री आ रही है। उसमें डुमरांव विधानसभा के लोगों के लिए आपको मतलब रोजगार देने की अभी कुछ ये नहीं रहा है। देखिए, जब मैं असेंबली में गया था 20 में और 21 में बजट सत्र में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने पहली बार ये कहा कि डुमरांव एक समय में इंडस्ट्रियल इलाका हुआ करता था। हब हुआ करता था। जी, आज पूरी तरह से हमने कहा कि हमारी ज़रूरत एक बार फिर अपने इलाके में इंडस्ट्री को डेवलप करने, आगे बढ़ाने की है। और हम चाहते हैं कि वो पुराना गौरव डुमरांव का वापस हम लोग लेकर के आए। और उसके बाद धीरे धीरे 20 के बाद ही धीरे धीरे शुरू हुआ, वहाँ पर एक माहौल बना। महागठबंधन की सरकार ने भी उसके लिए अच्छा प्रयास किया। एनडीए की सरकार तो 20 वर्षों से है, लेकिन इसके पहले तो वहाँ कुछ हुआ नहीं।
लेकिन जो कंपनियां आई हैं उनकी जो स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, वो लोकल लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। चौसा में भी जो फैक्ट्री लगा है वो भी लोकल लोगों को नहीं दे रहा है, ये भी नहीं दे रहे हैं। ये एक लड़ाई है अभी हमारी, और आने वाले समय में अपने नौजवानों के लिए उनको गुलबंद करते हुए इन कंपनियों की जो नीतियाँ हैं जिसमें वो स्थानीय बच्चों को नौकरी नहीं दे रही, इसके खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। एक चीज़ देखा जाता है और सर, जो आपका क्षेत्र आता है पूरी तरह से किसानी एरिया है और धान का इधर खेती बहुत ज़्यादा होता है। आपने सिंचाई की व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया है? देखिए सर, हमने सिंचाई की व्यवस्था के लिए शुरू से ही हमारी इच्छा रही है, हम राजनीति में जब से आए तब से, कि लंबे समय तक हमारे किसानों को पानी नहीं मिले। अभी भी आप जाइए तो अंतिम छोर तक खेत में पानी नहीं आता। यहाँ एक मलई बराज नामक परियोजना मलियाबाग में है, जो कि डुमरांव विधानसभा के लाखों किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने की क्षमता रखता है, ऐसा लोगों का मानना है। 2012 में उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ काम वाम करके उसको फिर बंद कर दिया गया। कुछ पैसे खर्च हुए 35-40 करोड़ सरकार के, और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। फिर उस पर सिर्फ राजनीतिक भाषण होता था, जो नेता आते थे हाँ हम करेंगे, इसी में काम खत्म हो जाता था। जब हम लोग आए तो हमने उसको गंभीरता से देखा, वहाँ पर जाकर के सर्वे किया और हमने असेंबली में क्वेश्चन किया। एक बार नहीं, असेंबली का ऐसा कोई सेशन नहीं होगा जिसमें मैंने मलई बराज परियोजना को शुरू करने के लिए सवाल नहीं किया। हमने पदयात्रा की, जब सवाल से सरकार सलाम नहीं सुन रही थी तो हमने पदयात्रा किया, बक्सर से एक यात्रा निकाली और हम मलियाबाग तक पैदल गए और हमने घोषणा किया कि अगर सरकार इसको शुरू नहीं करेगी तो हम पटना के लिए कूच करेंगे और हम विधानसभा का घेराव करेंगे। फिर सरकार में बात हुई और इस परियोजना को पुनर्जीवित किया गया हमारे सवाल के लड़ाई के बाद, और लास्ट आवर में इस साल जो है उसका उद्घाटन हुआ है। दोबारा उसका उद्घाटन हुआ, 200 करोड़ रुपये मिला है। तो अब एक बार फिर किसानों की आंखों में ये रोशनी जगी है, ये उम्मीद जगी है कि अब आने वाले समय में उनको पानी शायद पहुंच जाए। सर एक चीज़ देखा जाता है, हालांकि मैंने जब भी आपको देखा है, युवा राजनीति पे आप बहुत बात करते हैं, युवाओं की पॉलिटिक्स पे। हालांकि देखा जाता है कि युवा इस चीज़ से तो दूर भाग रहा है, लेकिन युवा पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखना चाहिए? युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए सर, हम लोग शहीद आज़म भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि छात्रों युवाओं को राजनीति में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करिएगा तो फिर कौन करेगा? फिर राजनीति तो ये सब जो कैंडिडेट पैसा पर टिकट खरीद के आ रहे हैं, तब तो यही लोग राजनीति करेंगे। कोई भी आएगा, पैसा देगा, टिकट लेगा, जीत जाएगा, अडानी का वकालत करेगा, अडानी को ज़मीनें दिलवा देगा, और हम तो सिर्फ टूल बन के रह जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि नौजवान राजनीति में दिलचस्पी लें और पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें पॉलिटिक्स में। एक चीज़ तो देखा जाता है ना सर, कि लोग कैंडिडेट से ज़्यादा पार्टियों को तवज्जो देते हैं। तो उससे भी तो देखा जाए कि अगर युवा आ रहा है, तो अगर जा रहा है उसमें, तो कोई भी राजनीतिक दल, मैं हालांकि नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल बिना पैसा लिए, या उद्योगपति उसमें देखा जा रहा है, बड़ा जो IAS PCS है उनको देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो युवा स्ट्रगल करके जा रहा है उसको राजनीति में कैसे मौका मिलेगा? और एक चीज़ सर, सरकारें जो हैं, आज तक कहिए इतने दिनों में सरकारें जो है कहाँ युवाओं को इस राजनीति में लाने में चूक कर रही है, और क्या करना चाहिए सरकार को इस पर? देखिए सर, सरकार तो नहीं चाहेगी कि युवा राजनीति में आए, क्योंकि युवाओं का जो मन होता है वो क्रांतिकारी होता है। वो हमेशा बदलाव के लिए रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ें हो जाए। लेकिन इसके पूरे डिबेट में फंसने से ये एक बात अच्छा है जो हम लोग कहना, इस पर हम चाहते हैं कि हेल्दी डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए। ये समय भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। हो सकता है क्षमा चाहेंगे, थोड़ा का कन्वर्सेशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नहीं कोई कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं है। मुख्य विषय ये है कि पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। जो भी कार्यकर्ता स्ट्रगल करके जा रहा है, बिल्कुल उनको देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। नौजवानों को ज़्यादा मौका देना चाहिए। हम लोग इसके फेवर में रहते हैं और हम जहाँ भी रहते हैं हम उनके लिए बात करते हैं। एक चीज़ और देखेंगे सर, थोड़ा सा चलेंगे बिहार के पूरी पॉलिटिक्स पे। 10-10 हज़ार रुपया दिया गया पूरी जीविका दीदियों, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो चुनाव से पहले का झुनझुना है। इसके पहले क्या दिया गया? इसके पहले रसोईया बहनों को 1650 रुपया दिया गया, आशा वर्करों को कुछ नहीं दिया गया, जीविका दीदियों को रोड पर घुमाया गया। अच्छा, ये सब इसके पहले क्या दिया गया बताइए? इस सब करना छोड़िए, कौन दिया क्या दिया हम इस पे जाएंगे। इस पे करना, ये सब करना कितना तक मतलब जायज़ है सर? वैसे तो इलीगल है। इलेक्शन कमीशन को ऐसे घोषणाओं पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन क्या ही करेगा इलेक्शन कमीशन? हम तो ये कह सकते हैं ना कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप वोटों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप एकदम सही दिशा में है। इलेक्शन, इसलिए मैंने कहा इलेक्शन कमीशन को ऐसे मामलों पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है ये कार्रवाई करेंगे। जी चलिए, एक चीज़ कहना चाहेंगे सर,
हाल में जाते जाते आपके प्रतिद्वंदी अभी फिलहाल ददन पहलवान यादव हैं, यहाँ के सिंह जी हैं, जो कि आप पे काफ़ी एग्रेसिव रूप से हमलावर हैं। इन लोगों पे आप क्या कहिएगा? कुछ नहीं, लड़ाई तो जनता लड़ती है। जनता को जिनके मुद्दे अच्छे लगेंगे उन्हें वोट देंगे। महागठबंधन अपने आइडियाज़ और विज़न के साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि चुनाव मुद्दे पर हो, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर ये चुनाव हो। तो इस मुद्दे के साथ जो नौजवान खड़े होंगे वो सारे लोगों को शिकस्त देते हुए महागठबंधन को मजबूत करेंगे, महागठबंधन की सरकार आपके नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आने वाले समय में यदि हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक नौकरी देंगे। हाँ बिल्कुल, वो सही सरकारी नौकरी, इस बात की ज़रूरत है। इसके लिए क्या आइडियाज़, क्या आप लोगों को ये बनाए होंगे, प्लानिंग बनाए होंगे? हाँ, प्लानिंग है, आइडियाज़ है। देखिए, आपको रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे। गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं देती, ये कर्जा लेकर के घी पीने का काम करते हैं। हम लोग भी थोड़ा शर्मिंदा करते हैं सर कि जहाँ AI का ज़माना आ गया, लोग जहाँ ट्रेड वार चल रहा है, फिर भी हम जातिगत टोपी रोटी, रोजी रोटी, तो तिलक, रंग, भेदभाव, धर्म पे हम भी बात कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि इस पे बात हो, लेकिन फिर भी बात करना पड़ जाता है सर। हाँ। तो हम भी इसके लिए मतलब वही है कि जहाँ जो बात है करना पड़ेगा। आप सर एक और चीज़ आपको कहा जाता है कि आप जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बात, कुशवाहा समाज होता है या आपको जहाँ वोट बैंक दिखाई देता है वहीं पे जाते हैं, ऐसा कुछ है? एक बात आप जान लीजिए कि मैं वोट को तो बैंक मानता नहीं हूँ। वोट देने वाला एक व्यक्ति होता है और उसे किसी बैंक में जमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो निर्जीव पदार्थ नहीं है। बैंक में निर्जीव चीज़ों को जमा किया जाता है, सजीव को बैंक में नहीं जमा कर सकते। इसलिए वोट एक व्यक्ति है जो निर्णय उसका मस्तिष्क लेता है, इसलिए वो बैंक नहीं है। और मैं कम्युनिस्ट आदमी हूँ, शुरू से इसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ। तो हम लोग वर्गीय आधार पर समाज का विश्लेषण करते हैं, उसमें कास्ट का कोई विषय नहीं है। हम लोग तो लंबे समय तक कास्ट के बारे में कोई बात तक नहीं करते थे। ये चुनावी राजनीति में जातिगत बातें होने लगती हैं तो कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये नैरेटिव गढ़ा जाता है। और एक बात आप समझ लीजिए, एक ऐसा एक हथियार है, इसको विरोधी लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब उनके सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं। तो हमारे विरोधी हमारे काम पर सवाल नहीं उठा सकते, हमारा विरोधी हमारी आलोचना नहीं कर सकता कि क्षेत्र में नहीं रहते हैं, सुख दुख में नहीं जाते हैं, इसीलिए वो अब जाति का आरोप लगा रहा है। तो ये तो उस समय से आ रहा है जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश में पैर पसारना शुरू किया और अंग्रेज़ों ने इस देश में कब्जा करने की कोशिश शुरू की। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो भारत में बड़ा मुश्किल है, सब लोग यूनाइटेड है, कैसे होगा। तब उन्होंने डिवाइड एंड रूल लगाया। हिंदुओं को बोला कि मुसलमान तुम्हारा विरोधी है और मुसलमान को बोला कि हिंदू तुम्हारा विरोधी है। हाँ, और वही किया जा रहा है, यहाँ भी वही किया, बिल्कुल यहाँ भी वही नैरेटिव सेट, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं ना। मेरे साथ आप मुकाबला तर्क बहस में करिए, मुद्दों पर बात करिए। सरकार ने आपका क्या किया हमसे पूछिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप सत्ता पक्ष से हैं, ये विषय पर बात ही नहीं कर रहे हैं। विषय ये थोड़े है, राजनीति का विषय ये नहीं। असेंबली में ये सब क्वेश्चन थोड़े उठाए जाएंगे, नहीं सरकारें ये सारे सवाल थोड़े हल करेंगी। हम भी नहीं पूछना चाहते हैं सर, नहीं, आपने पूछा, अच्छा किया। जो उधर से सवाल आया है वो तो पूछना ही पड़ेगा आपको। जो भी सवाल उधर से आ रहे हो तो आपको पूछना, आपकी जवाबदेही है। लेकिन आप बताइए कि पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं क्या? ये तो बिना मतलब के मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है और ये सक्सेस नहीं होने वाला है, सफल नहीं होने वाला है। एक चीज़ और है, आप पे आरोप लग रहा है कि आपको बेसिक जानकारी नहीं है साम्यवाद और समाजवाद। कहते हैं कि आप हम समाजवादी हैं। हाँ, तो समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? अब आप बताइए, जो आप पे आरोप लगा रहा है उसको जवाब पूछ रहे हैं उनको पूछिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है उन्होंने, कम्युनिज्म को जानते हैं, दास कैपिटल को कभी हाथ से छुए हैं, लोहिया को पढ़े हैं, जयप्रकाश नारायण को पढ़े हैं, मधुलिमय को पढ़े हैं, किसको पढ़े हैं वो, महापंडित राहुल संकेतयान को पढ़े हैं, बोल्गा से गंगा, एक ही स्टीफन हॉकिंस को पढ़ा उन्होंने, आइंस्टाइन को पढ़ा है कभी? उन्होंने कुछ जानते नहीं है दुनिया कैसे बनती है। ऐसे ही कुछ भी बोल देने से थोड़े होता है। चलिए, लग रहा है फ़ोन ज़्यादा आ रहा है। अब फोन हमारे और आपके बीच का जो कन्वर्सेशन रहा उसका प्रतिक्रिया दे दीजिए आप थोड़ा सा। हम लोग यहाँ प्रतिक्रिया क्या है, मतलब महागठबंधन को आप जिताइए चुनाव। आप लोग महागठबंधन आपके बच्चों के भविष्य का बेहतर रास्ता खोलने के लिए तैयार है। हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं और 20 साल के कुशासन से बिहार को मुक्त कराना चाहते हैं। हमारे और आपके बीच के जो वार्तालाप कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।